ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट एंड वेलकम टू टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप। ये टाइम मैनेजमेंट की जो वर्कशॉप है उसका सिर्फ एक पर्पज है, वो ये कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करोगे और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये मैनेजमेंट टाइम का जो है वो टाइम टेबल से रिलेटेड नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप अपने टाइम टेबल को कैसे बनाओ, सुबह क्या पढ़ो, शाम को क्या पढ़ो, वो आप मुझसे बढ़िया जानते हो और अच्छा टाइम टेबल बनाते भी हो। आज के सेशन में मैं बस ये बताऊंगा कि आपके डिफरेंट एरिया क्या क्या हैं जहां आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो और क्वालिटी और इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एंड प्लानिंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। सब जगह मैनेजमेंट और स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट एक ब्रॉड कैटेगरी में है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसका एक छोटा सा पार्ट है टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। राइट, प्लानिंग का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम इसको समझते हैं। मैं एक एग्जांपल्स जो अभी थोड़ी देर पहले हम जब लाइव भी थे, लाइट चले गई थी, उस समय भी यही एग्जांपल मैं दे रहा था। और वो क्या था जो रिसेंटली हुआ भी मेरे साथ। तो अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक फिजिक्स के टीचर है, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर मैं कल मूवी देखने जा रहा हूं। तो मैंने उनको कहा देखिएगा आप कल मूवी देखने नहीं जाओगे। तो कल वापस वो लौट के आए, मैंने उनसे पूछा आपने मूवी देखी? उन्होंने कहा नहीं मूवी तो नहीं देखी, बट आपने कैसे बोला कि नहीं जाओगे? तो मैंने कहा हम दिन में ना हजारों चीजें बोलते हैं। एज ए स्टूडेंट आप भी बहुत सारी चीजें बोलते हो, सोचते हो, अपने दोस्तों को बोलते हो आज मैं ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, आज मैं ये वाला टेस्ट दे दूंगा, आज मैं पूरे, अपने आप को भी बोलते हो आज पूरे 3 घंटे बैठ के देखते हैं और जो जेई और नीट का पैटर्न है उसके हिसाब से पूरा टेस्ट अपीयर करके देते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो बोलना और सोचना जब तक वो प्लान्ड वे में नहीं है तब तक वो पूरी नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मूवी का। तो दूसरे दिन वो फिर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कल मैं मूवी देखने जा रहा हूं और ये मूवी का नाम है, मैं और ये वाले एक और मेरे फ्रेंड है, वो 2 लोग जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर थिएटर में हम जाएंगे, इस टाइम पे हम जाएंगे। अब आप सोचो उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी टाइम के बारे में, किसके साथ जा रहे हैं, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो जब ये तीनों चीजें सिंक होती हैं तो उसको कहते हैं परफेक्ट प्लान। जब ये परफेक्ट प्लान बनता है तो वो जरूर मूवी देखने जाएंगे। तो पॉइंट क्या है कि जब बिना प्रॉपर प्लानिंग के हम एक मूवी नहीं देख सकते तो शायद हम इतने कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम जेई या नीट बिना प्लानिंग के अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग का एक स्मॉल कंपोनेंट है और वो है टाइम की प्लानिंग, टाइम का मैनेजमेंट। तो आज इस सेशन में, इस वर्कशॉप में हम इस ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट के बारे में हर एक पार्ट को समझेंगे। सिर्फ टाइम टेबल बनाना ये वाला पार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आप बहुत अच्छा करते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद सम फैक्ट, तो सम रियलाइजिंग फैक्ट। ये क्यों मैं अभी बता रहा हूं, जब आप टाइम मैनेजमेंट अपने आप स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन जरूर करना। मैंने एक टेंटेटिव कैलकुलेशन की है आपके बिहाफ में, आप अपनी कैलकुलेशन करना सो दैट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी प्लान यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितना काम है और कितना टाइम है। ये 2 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना काम बचा है और कितना टाइम बचा है, तभी आप प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से द फाइनल एग्जाम फॉर बोथ जेई और नीट, ये दोनों में कोई भी एग्जाम आप ले लो, तो मैंने अप्रैल 2023 लिया है। मे बी ये 1 या 2 महीने आगे या 1 या 2 महीने पहले हो सकता है। तो 1 अप्रैल को ले लेते हैं। तो अब मेरे पास 405 डेज बचते हैं। अगर मैं 6 घंटे रोज पढ़ता हूं, अब ये रोज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है। द रीजन बिहाइंड कि अगर आप 3 या 4 दिन तक नहीं पढ़ते हो तो ये 18 आवर माइनस कर लेना। राइट, तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा। किस दिन आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे, किस दिन आप कम पढ़ोगे, किस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो एक 6 आवर के हिसाब से यू हैव 2430 आवर्स। कितने चैप्टर कंप्लीट करना है? सारे सब्जेक्ट को मिला के ऑलमोस्ट 76। तो एक चैप्टर को कितना टाइम मिला? 32 आवर्स। इसका मतलब हर वीक एक चैप्टर खत्म होना है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हो देन यू रियलाइज कि मेरा वर्कलोड इतना है, मेरे पास इतना टाइम है और मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ये एलोकेशन दे सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चे अपना एक फेवरेट टॉपिक, अपना एक फेवरेट चैप्टर, अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट चूज करते हैं और जरूरत से ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तो वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। टॉकिंग अबाउट द जेई एग्जाम जो अभी हुआ था, दे हैव आस्क्ड ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी थे। वो 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में 29 चैप्टर से पूछे गए, यानी हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। नीट में भी अगर आप देखते हो तो जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे लगभग सारे चैप्टर को कवर किया था।
तो आपका स्ट्रॉन्ग, आपका वीक पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेशन या ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलेबस को कितनी जल्दी कवर किया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर चैप्टर आना चाहिए, अच्छी तरह से ना आए लेकिन एक एनसीईआरटी का लेवल का बिल्कुल आना चाहिए। अब इन सबके पीछे जो सबसे प्रीमियर चीज है वो क्या है? टाइम। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर वक्त गुजर रहा है और आप इसको लूज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको समझाने के लिए, आप एक एज ए स्टूडेंट आप अपना जो टाइम स्पेंड करते हो उसको ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हो? 5। कौन कौन से? सबसे ज्यादा आप अपने घर पे रहते हो, यानी आप अपने टाइम टेबल को अपने घर में फॉलो करते हो। कुछ टाइम आप एग्जाम देने में फॉलो करते हो, कुछ स्कूल में करते हो और कुछ टाइम आप पीडब्ल्यू की क्लासेस में करते हो। ये आपके टाइम का एलोकेशंस हैं। कुछ अनप्लान्ड विजिट भी होती है। तो अब मैं आज के इस सेशन में ये बताऊंगा कि घर पे जो आप टाइम स्पेंड करते हो, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे और क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को नोट करना और कोशिश करना कि जो भी मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर पाओ। एटलीस्ट 2 वीक तक फॉलो करना। आप देखना रिजल्ट या उसका जो इंपैक्ट है या जो आप अगले बार एग्जाम दोगे उससे आपको कितना फायदा होता है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि आप जो घर पे रहते हो, जब भी आप घर में पढ़ाई करते हो या घर में रहते हो तो आप उसमें कैसे टाइम स्पेंड करते हो। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, पावर ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, जो जनरली बच्चे नहीं करते। तो आपको क्या करना है? टेस्ट यूर सेल्फ एज यू स्टडी। जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, अपने आप को टेस्ट भी करो। इसका क्या मतलब है? एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ते हो, राइट? आपने भी देखा होगा कई बार जब आप बुकलेट से पढ़ते हो, एनसीईआरटी से पढ़ते हो, अपने नोट से पढ़ते हो, तो जब बड़ा पैराग्राफ होता है, फर्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, तो ऊपर से पढ़ते पढ़ते जब तक नीचे आते हैं ना, तो ऊपर की चीजें भूलने लगते हैं, राइट? तो अब वो जो भूलने लगते हैं तो उसका इंपैक्ट नीचे वाले पार्ट में जरूर आता है। तो सेल्फ टेस्टिंग जो है वो इसके लिए होती है कि जब आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो तो एक बार सेल्फ टेस्ट करो, रुक जाओ, थोड़ा सोच लो और क्रॉस अपने दिमाग में स्टार्ट करो कि यार ये था, ये था, ये था। तो इससे क्या होगा? आपके ब्रेन को ना टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब करने का। जनरली बच्चे इतनी जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते और आगे बढ़ जाते हैं, या आप समझ जाते हो तो बहुत तेजी से बढ़ जाते हो। तो इन चीज को ठीक से समझने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या करते हो? ओल्ड एग्जाम, जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट मारो एक पेज पढ़ने के बाद कि यार इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो जरा ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कंप्लीट थ्योरी की जगह पार्ट बाय पार्ट थ्योरी पढ़ना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, उससे रिलेटेड सेल्फ क्वेश्चन क्रिएट करना, ये आपकी सेल्फ टेस्टिंग को इंक्रीज करता है, जो आपके रिटेंशन को भी बढ़ाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप नोट्स पढ़ते हो तो उसमें ना मार्किंग करो, रेड कलर का, ब्लू कलर का। वो क्यों करो? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, वो क्या थी? मान लेते हैं कि मैं 2 एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूं। एक एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अभी स्टूडियो में ये वाली क्लास शूट कर रहा हूं। एक बच्चे को मैं घर जाता हूं और मैं बताता हूं यार स्टूडियो कैसा था। मैंने कहा यहां पीछे स्क्रीन थी, यहां पे लाइट्स लगी थी, सामने टीवी थी, आगे सामने एक कैमरा है, यहाँ ये सब कुछ मैंने उसको बताया। एक तरीका। दूसरा कि मैं एक और स्टूडेंट को सीधे स्टूडियो ले आता हूं और सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए बोलता हूं, तो उसने 2-3 सेकंड तक स्टूडियो देखा, चला गया। अब इन दोनों बच्चों में से आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। जिसने देखा उसको पूछो कि बताओ उस टेबल के ऊपर क्या था। वो सोचेगा अच्छा टेबल के ऊपर तो बॉटल रखी हुई थी। लेकिन यही क्वेश्चन जिसको मैंने समझाया बिना विजुअलाइज किए, उसको पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं इंपैक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। तो जब आप पढ़ते हो अपने कॉन्सेप्ट को, चाहे आप बुकलेट से पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी के बुक से पढ़ते हो, या आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, या अपने नोट से पढ़ते हो, उसे मार्क करो। तो कई बार जब एग्जाम में आपने देखा, आप चीजें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और आप भूल गए, लेकिन आपको ना दिमाग में याद है अच्छा वो मैंने रेड कलर किया हुआ था, इसका आंसर तो ये होगा। तो ये वाला पार्ट आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा अपने अपने पार्ट से, जिससे कि जो घर में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें जो टाइम को मैनेज कर रहे हो वो और इंक्रीज हो पाए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलप योर ओन मास्टर की। आपने देखा है कभी, देयर इज लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 के आपको नोट्स दे दूं जो उसने बनाए हैं, तो क्या आपको उससे कुछ फायदा होगा? आंसर बिल्कुल नहीं। नोट्स एक्चुअली हमारे ब्रेन का रिफ्लेक्शन है और ये हमारे अपने होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आप भी हमेशा रिवीजन के वक्त, फाइनल कॉल के वक्त अपने ही नोट्स को रिवाइज करते हो। तो वो कब बनेगा? तो अपनी मास्टर की खुद बनाओ। दैट मीन्स कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कैसे आप लिखते हो, उसके माइंड मैप को कैसे बनाते हो, फॉर्मूले को कैसे लिखते हो,
उसमें कैसी मार्किंग करते हो, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लास्ट के टाइम पे फाइनल रिवीजन में बहुत काम आती है। तो डेवलप योर मास्टर की वाइल रीडिंग एट योर होम, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है। उसका रीजन क्या है? रिवीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मानते हो, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम को देने जा रहे हो जहां पे 76 चैप्टर को एक साथ डील करना है। तो लास्ट के वक्त आप जब रिवाइज करोगे, वो भी टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। तो जब आपकी मास्टर की रेडी है, जो आपने अपने हाथों से बनाई है, तो उसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन किसी और की मास्टर की को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप बनाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो। यार मेरे को ऐसे याद होता है, ये इंपॉर्टेंट लगा, ये चीज मैं भूल सकता हूं, ये चीज मुझे ईजी लगती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी मास्टर की बनते चले जाती है, जो आपके फाइनल रिवीजन राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आर्ट ऑफ मल्टीपल किलिंग। इसका क्या मतलब होता है? मैं थोड़ा टाइम दूंगा, आराम से इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो, आफ्टर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम थिंक फॉर ए वाइल वेदर द सेम वन कैन बी सॉल्व टू अदर वन। इसका मतलब मैं समझाता हूं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल एक इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि वो राइट तरीके से डील नहीं करते। एक सबसे छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि आप एक चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, लेट्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं दो तरीके समझाता हूं, दोनों तरीके आप सोचना और आप ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना कि इन दोनों में आप कौन सा तरीका यूज करते हो। पहला तरीका कि देयर आर टू टेक्स्ट बुक, एक वो टेक्स्ट बुक है जिसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे डिटेल सोल्यूशन, राइट। एक वो टेक्स्ट बुक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं, आंसर की है। तो देयर आर टू वे टू डेवलप द न्यूमेरिकल स्किल। पहली चीज, जनरली बच्चे प्रेफर कौन सी बुक करेंगे? जिसमें एक क्वेश्चन लिखा है न्यूमेरिकल और नीचे बढ़िया सोल्यूशन दिया है, राइट। तो आप क्या करते हो? उस सोल्यूशन के ऊपर अपनी नोटबुक रख लेते हो, देखना नहीं है ना सोल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है तो बट वी थॉट कि यार ये तो इजी है, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो फिर आप धीरे से अपनी नोटबुक को आगे करते हो और सोल्यूशन देखते हो, हाँ यही तो मैं सोच रहा था, टाइम बच गया मेरा, अगला क्वेश्चन में आए। अब अगला क्वेश्चन लेट्स से कि ऊपर वाले जैसा ही है, तो आप बोलोगे अरे सेम ही तो है, छोड़ देते हैं। थर्ड पे आ गए, थर्ड आपने देखा, समझ नहीं आया, फिर आपने सोचा चलो समझ तो नहीं आया बट देखते हैं सॉल्यूशन। आपने नोटबुक धीरे से नीचे की और एक लाइन पढ़ी, देन यू थॉट कि अभी भी नहीं आया, एक और लाइन पढ़ लेते हैं, एक और लाइन पढ़ा, फिर आपने कहा हाँ समझ आ गया, पूरा देख लिया, समझ आ गया। तो इस तरह से आप कर रहे होते हो। तो एक ये तरीका है, राइट, कोई बुराई नहीं है इस तरीके में। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है ये मैं बताता हूं। अब एक और तरीका लेते हैं कि जहां आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आंसर नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, आप सोचने लगे। अब आप सोच रहे हो। देखो दो अलग अलग तरीके थे। एक वो तरीका जहां पे क्वेश्चन और उसके साथ डिटेल सोल्यूशन था। तो जब क्वेश्चन और डिटेल सोल्यूशन वाला तरीका था, उस समय पे उस बच्चे ने हो सकता है 10 क्वेश्चन कर लिए। एक वो तरीका जिसमें सिर्फ क्वेश्चन थे, सोल्यूशन नहीं थे, उसमें शायद एक ही क्वेश्चन में उस बच्चे को पूरा का पूरा 10 मिनट लग गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस है, जिसने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया है, सोचा है, उसने 4-5 ऐसे मेथड सोच लिए होंगे जिससे वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, जिससे उसके एरर्स मिनिमाइज होते हैं। एक दूसरा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट एनकाउंटर किए होंगे, यार इससे भी नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा, रिवीजन, इससे उसका रिवीजन हुआ। तीसरा, उसने बहुत दिमाग लगाया, यार ये होगा कैसे, यार ये कैसे नहीं हो रहा मेरे से, मैंने तो सब चीज पढ़ ली, थ्योरी भी पढ़ ली, अब भी नहीं हो रहा। देन ही रियलाइज कि जो थ्योरी पढ़ी वो सही तरीके से नहीं डेवलप हुई, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो वापस से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया। तो द न्यूमेरिकल के ऊपर एक्सरसाइज लिखा रहता है। जैसे आप जिम में जाते हो बॉडी की एक्सरसाइज के लिए, तो वो न्यूमेरिकल एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। जब तक उस पर जोर नहीं पड़ेगा ना, उस एक्सरसाइज का कोई मीनिंग नहीं है। साइमल्टेनियसली जो सेकंड वाला मेथड है, जिसमें क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वो दिया है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम है वी आर गोइंग टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर जिसमें हमें पता है ये डेटा है ऐसे होगा, ये डेटा है ऐसे होगा, डेटा बदल गया, एरर आ गया। उसमें एक और प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं करते हैं बच्चे टाइम बचाने के लिए, तो कैलकुलेशन एरर ऐसे बच्चों में आता है। उसमें एक और प्रॉब्लम है, उस बच्चे को ये पता है कि इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या है, उस बच्चे को ये नहीं पता इस क्वेश्चन के गलत तरीके क्या है। तो जब भी वो अटेम्प्ट लेगा, एरर होने की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो राइट अप्रोच मस्ट बी रिक्वायर्ड जब भी आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, जिससे कि आपका लास्ट का टाइम या वो उस कॉन्सेप्ट में जो आपने टाइम दिया वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं और 100% नोट डाउन करना और कोशिश करना कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में इन चीजों को आप यूटिलाइज करो। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? स्कूल। आप बहुत बड़ा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हो, राइट।
स्कूल के लिए मेरा बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है टाइम को मैनेज करने का, बी रेगुलर। कोई कहे स्कूल मत जाओ, सही बात नहीं है, जरूर जाओ, हमेशा स्कूल जाओ। स्कूल में आपको फ्री टाइम मिलता है, उसमें आप स्कूल के अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लो, और जो भी आपको होमवर्क मिलता है कोशिश करो कि स्कूल टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। स्कूल में टीचर्स जो बोल रहे हैं वो ठीक से सुनो, कभी ये मत समझना कि टीचर सीबीएसई का पढ़ा रहे हैं, बहुत लाइटर वर्जन है, हम तो पीडब्ल्यू में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल नहीं, एक बार और पढ़ोगे, 2-3 बार और पढ़ोगे, ब्रेन को टाइम मिलेगा, एब्जॉर्ब होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप टीचर के साथ क्वेश्चंस पूछते हो, इंटरेक्ट करते हो, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो ये 3-4 चीजें जो स्कूल में आपको करनी चाहिए। थर्ड है पीडब्ल्यू क्लास। यहां पे एक और क्रूशियल चीज आती है, और वो क्या है, मैं कुछ ही पॉइंट बताऊंगा और एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला, पंक्चुअलिटी इन क्लास। पंक्चुअलिटी क्यों लिखी है लाइव क्लास के दौरान? व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, यू हैव ए शेड्यूल लाइव क्लास, राइट, कि आज 3 बजे केमिस्ट्री क्लास है, बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 बजे की क्लास को वीडियो में देखना प्रेफर करते हैं। ये हैबिट हटाओ, ऑलवेज वॉच लाइव क्लासेस। उसका रीजन मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, लाइव क्लास और वीडियो क्लास में डिफरेंस क्या है समझना पहले। कि मान लेते हैं आपकी 3 बजे केमिस्ट्री क्लास है और आपके केमिस्ट्री के टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास के टाइम पे, और आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड में देखना पसंद करते हो। उससे क्या होता है, जब लाइव क्लास की आपकी हैबिट होती है, सबसे पहले आपका टाइम फिक्स होता है कि यार 3 बजे तो करनी है क्लास मुझे, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो वो छूट जाएगी। रिकॉर्डेड में ये फियर फैक्टर हट जाता है। तो जब हमारे ऊपर से ये फियर फैक्टर हट जाता है और हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करते हैं, तो हम ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं उसी कार्ड के लिए, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं यार लाइव क्लास में और वीडियो में एक और फायदा क्या है कि वीडियो को हम 2x करके देख लेते हैं, 3x। ये भी मैंने जब ऑनलाइन में आए तभी सीखा कि बच्चे स्पीड करके देखते हैं, उससे कुछ फायदा होता नहीं है। उसका रीजन क्या है कि आपके ना ब्रेन को सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए। तो जब आप लाइव क्लास करते हो तो आपने देखा है टीचर्स आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और रुक जाते हैं कि बता बेटा क्या होगा। वो क्यों रुके? ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले। जब वो कॉन्सेप्ट बताते हैं तब भी वो धीरे धीरे बोलते हैं, रुक जाते हैं और बोलते हैं सोचो, कमेंट देखते हैं, कमेंट का आंसर देते हैं। कमेंट का आंसर क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको टाइम मिले उस कॉन्सेप्ट को। तो जिस कॉन्सेप्ट को जितना टाइम देना चाहिए, जो टीचर सोचते हैं वो उतना टाइम देते हैं। अब वो उस टाइम पे आपके कमेंट्स का आंसर देने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर एक बच्चे उनकी बात को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दें, उनका ब्रेन वो एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास में, लाइव क्लास को अटेंड करना, पंक्चुअल रहना, डिसिप्लिन में रहना। डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार ऐसा होता है ना, आप घर में बैठ के लाइव क्लास देख रहे हो, कोई देखने वाला है नहीं, टीचर देख नहीं रहे, तो आपके हाथ में नोटबुक नहीं है, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। आपने नोट करना भूल गए, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। आप लाइव क्लास देखते वक्त खाना खाने लग गए, उठ के कहीं चले गए, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको 24 घंटे कोई देख नहीं सकता और देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सब समझदार हो। तो ये ना अपने आप इनबिल्ड करो। जब तक आप अपने अंदर से इसको बिल्ड नहीं करोगे, बाहर की दुनिया आपको नहीं बदलेगी। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ आप ना 2 हफ्ते करके देखो इसको। 2 हफ्ते आप लाइव क्लास करो, डिसिप्लिन वे में करो, बहुत आराम से बैठो। लाइव क्लास के बाद कोई डिस्ट्रैक्शन में मूव मत करो। समझ में आए नहीं आए पूरा देखो, जबरदस्ती देखो, नोट करो, कोशिश करो समझने की। आप देखना क्या इंपैक्ट आएगा। फिर आप शायद किसी से ये नहीं पूछोगे कि मेरे को स्ट्रेस हो गया, किसी से ये नहीं पूछोगे कि मेरे से मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे। यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब वो अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड वे में पंक्चुअलिटी के साथ इस लाइव क्लास को देखूंगा। और हम कन्विंस्ड होते हैं कि सर जो हमें पढ़ा रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार हम इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर कि रिजल्ट, डीपीपी की प्रॉब्लम, मॉड्यूल की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। आप एक बार करके देखो, ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मूविंग टू थर्ड पार्ट, फाइंड द मिसिंग लिंक। ये एक इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास के वक्त या आपकी नॉर्मल क्लास के वक्त। ये क्या होता है समझना। मान लेते हैं मैंने देखा है कि जब कोई आप यूट्यूब के भी सेशन देख लो या लाइव सेशंस को देख लो, कोई एक चैप्टर है जो लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक का है। आप देखना लेक्चर 1 में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो लेक्चर 10 में वो 30 स्टूडेंट तक पहुंच जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है, मिसिंग लिंक। यार जब आप, ये डिसिप्लिन का हिस्सा भी है, मतलब आपने लेक्चर 1 देखा, आपको पता है कल लेक्चर 2 होना है, तो लेक्चर 1 का रिवीजन करना, अपने नोट्स को देखना और उस मिसिंग लिंक को ढूंढना। अगर आप लेक्चर 1 ठीक से समझ नहीं पाए, आपने रिवाइज नहीं किया, तो लेक्चर 2 में प्रॉब्लम आएगी, ये बाय डिफॉल्ट आएगी ही आएगी। अब अगर लेक्चर 2 में प्रॉब्लम आई तो 3, 4, 5 में बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम कम नहीं होगी।
और अगर 10 तक का इंतजार आप नहीं किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो फिर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने का दोबारा टाइम ही नहीं मिलता। तो प्लीज फाइंड आउट द मिसिंग लिंक। हमेशा किसी भी लेक्चर में लाइव क्लास में आने से पहले उसके पहले के लेक्चर्स के नोट्स से रिवीजन करना है, वीडियो नहीं देखना है दोबारा, क्योंकि इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो एक बार आपने लाइव क्लास की, उसका एक लाइव क्लास का नोट्स बनाया, अगली क्लास से पहले वो लाइव क्लास का नोट 10 मिनट लगेगा पढ़ने में, पढ़ो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, लाइव क्लास के वक्त सेकंड वाली क्लास में उस मिसिंग लिंक को ऐड कर दो। कोई डाउट आता है आराम से पूछो। तो इस तरह से 2-3 काम अगर आप करोगे तो वो जो क्लास की इफेक्टिवनेस है वो तो बढ़ेगी, टाइम भी प्रॉपरली मैनेज होगा। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है इसको मैनेज करने का, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। थर्ड पार्ट, लिसनिंग, कॉपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है, और डाउट वर्सेस सॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट है। देखो लिसनिंग, कॉपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है। हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो एक बैच में मान लो 100 स्टूडेंट है, उस 100 स्टूडेंट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 100 आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद कहीं सिलेक्ट नहीं होते। दोनों ने सेम बात सुनी, दोनों ने सेम बात समझी, दोनों ने सेम बात लिखी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लिसनिंग एंड कॉपिंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। सुनना, कॉपी करना और समझना, इनके बीच का रिलेशन, ये टाइम को मैनेज करना सिखाता है। आपने क्या सुना, आपने क्या समझा और आपने क्या लिखा, ये आप तीनों काम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कौन बताएगा? ये एक्सरसाइज बताएगी। ये तीनों प्रॉपर हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, नहीं हुए तो किसी ने थोड़ा हिंट दिया तो हो गए, लेकिन किसी के हिंट देने के बाद भी नहीं हो रहे तो ये 3 काम में प्रॉब्लम है। इन 3 काम को अगर मैनेज नहीं करोगे तो बहुत सारे टाइम आप कहां एलोकेट कर दोगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो बहुत टाइम निकलता जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये 3 स्ट्रांग नहीं है, इस पे टाइम स्पेंड किया, वो टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं है, वो पूरा चैप्टर ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों काम को पहले करो कि कॉन्सेप्ट का एब्जॉर्प्शन कैसा है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसमें आपने कितनी चीजें नोट की है। थर्ड है डाउट वर्सेस सॉल्यूशन। डाउट वर्सेस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? देखो इसको समझना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप पीडब्ल्यू की क्लास कर रहे होगे। तो वो क्या है? डीपीपी सॉल्व करते हो, एक क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल डाउट। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसका? कि इसका वीडियो लेक्चर देख लो या इसका सॉल्यूशन देख लो या किसी से पूछ लो, बिल्कुल नहीं, ये स्टेज अलग है। तो सब जब भी आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो वो आपसे नहीं होता, तो आपने उस न्यूमेरिकल को कितना टाइम दिया, नंबर 1। अब आपने कितना टाइम दिया ये इसके ऊपर है कि आप सॉल्यूशन को कितना रेफर करते हो। अगर आपने सोच के देखना जरा, कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे पास डाउट लेके आते हैं, जिनको मैं ये बताता हूं कि यार चल आप ये है ना, शुरू किया मैंने तो कुछ ही देर में वो समझ गया, अच्छा सब समझ में आ गया, तो उससे समझ आता है कि उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट लिए हैं फिर मेरे पास आया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप एकदम ब्लैकआउट हो गया, आपने छोड़ दिया मेरे लिए, आप मेरे पास लेके आए, तो मुझे, मैं जब पूरा समझाऊंगा ना फिर भी आप दोबारा पूछोगे, तो समझ आया था कि पहले अटेम्प्ट के बाद ही आ गया। तो वैसे सॉल्यूशन का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके एफर्ट्स इंवॉल्व नहीं है, वो एफर्ट्स, उस एफर्ट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो इसीलिए कोई भी डाउट को, सॉल्यूशन को ढूंढने से पहले ये इंश्योर करना कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने सफिशिएंट एफर्ट्स डाले हैं। मैंने यहां पे ये भी देखा है, पाठशाला के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो टीचर से डाउट पूछते हैं और टीचर थोड़ा भी बताते हैं, उनके सब चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर जब सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं, देन आई रियलाइज कि उनके उस समय समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बहुत जल्दी डाउट लेके आ गया। तो डाउट को जल्दी मत लाओ, वो डाउट ही तो है जो आपको चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट, वो सब्जेक्ट, वो न्यूमेरिकल समझाएगा। तो गिव टाइम टू दोज डाउट। ऐसा कभी मत समझना कि ये टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये है। और जितना ज्यादा आप टाइम दोगे अपने डाउट को, अपने कॉन्सेप्ट को उतना स्ट्रांग करोगे, एंड ट्रस्ट मी, यही कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्व करके दिखाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन डाउट्स को आप कैसे हैंडल करते हो, कितनी देर के बाद पूछते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम। 2 पार्ट हमने अभी कवर किए। होम में आपको क्या करना है, घर पे आपको क्या करना है, नंबर 1, स्कूल में आपको क्या करना है, और पीडब्ल्यू की क्लास में आपको क्या करना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। तीनों में आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। मैं आपके टाइम टेबल को नहीं बदल रहा, बस मैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं जो आपको यूज करने। आते हैं थर्ड पार्ट में, एग्जाम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 3 एस्पेक्ट हैं, एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम, एग्जाम के बाद। ये तीनों चीजें आपको ठीक वैसे ही फॉलो करनी है जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो एग्जाम सबसे पहले, कि यार एग्जाम होते क्यों हैं? ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है टॉर्चर करने का बच्चों को कि यार ले एग्जाम लेते हैं, आप बताते हैं तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हारे पेरेंट्स को बताते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल तरीका है नहीं कि जहां पे एग्जाम का ये पर्पस है। तो एग्जाम एक्चुअल में क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन पे आते हैं, राइट।
तो एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये देखने के लिए कि जो आपने सीखा है वो एक्चुअल में कितनी मेहनत से सीखा है, आपके डाउट कैसे आए थे, आपने उसको कैसे हैंडल किया, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कैसा है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, इनको चेक करने का ओवरऑल आपके नॉलेज और आपकी एकेडमिक जर्नी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा एग्जाम जाएगा, कहीं कुछ कमी है तो आइडेंटिफाई होकर आपके सामने आएगी, फिर आप उसको यूज करोगे, अच्छा ये मेरी वीकनेस है, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग करता हूं, राइट। तो एग्जाम का मेन पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्रिकेट सब बच्चे पसंद करते हैं इसलिए मैंने हरभजन का एग्जांपल लिया है, तो हरभजन कांट हिट अ सेंचुरी इन ए क्रूशियल मैच जस्ट बिकॉज ही इज सिंसियर टुडे। इसका मतलब समझाता हूं मैं, एग्जाम के दिन सिंसियर होने का मतलब नहीं होता कि आप उस एग्जाम में अच्छा करोगे। एग्जाम अच्छा करने के पीछे का जो वर्क है वो वही है जो अभी तक मैंने आपको समझाया कि आपको घर में क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, पीडब्ल्यू की क्लास में क्या करना है। ये सारी चीजें जब सिंक होंगे एग्जाम के रिजल्ट अपने आप आएंगे। सिर्फ एग्जाम के दिन कुछ बच्चे सीरियस हो जाते हैं, एग्जाम में आज सीरियस हो जाते हैं, आज मेहनत करते हैं, आज कुछ करके दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम एक एंड पॉइंट है, वो कोई रिजल्ट नहीं निकालेगा, बल्कि आपके उस प्रोसेस को, उस एफर्ट्स के एक आउटकम को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए ये याद रखना कि एग्जाम का रिजल्ट एग्जाम के दिन के ऊपर नहीं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर डिसाइड होता है। और एक चीज होती है यार, वो क्या है पता है, गोल्ड मेडल इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जब भी आप अपनी क्लास में टॉप करते हो, और अक्रॉस इंडिया टॉप करने में डिफरेंस है, तो अगर आप क्लास में टॉप करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, बट आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली उसको आपको आगे की तरफ बढ़ाना भी है। ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के दिन, मैंने कहा था मैं एग्जाम को लेके 3 पार्ट में इसको डिफाइन करूंगा। फर्स्ट एग्जाम से पहले, अब आते हैं कि एग्जाम के दिन आपको करना क्या है। थिंक एंड एक्ट रेदर देन एक्ट एंड थिंक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चनिंग कैसा होता है और कहां पे हम गलतियां करते हैं। मैं इसके लिए एक मेथड यूज करता हूं, वो है एबीसीडी मेथड। अब ये एबीसीडी मेथड क्या है, 2 चीजें हैं, नॉलेज, प्रैक्टिस। देखो, अगर आपके किसी चैप्टर में अच्छी नॉलेज है, उसी चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस भी की है, तो इसमें एरर होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे की नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, क्वेश्चन ही नहीं कम किए, इसमें एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ये आपके साथ भी होता होगा, चैप्टर का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमने उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर ली। इसमें सबसे ज्यादा एरर करते हैं बच्चे, क्योंकि ये अटेम्प्ट लेंगे ही लेंगे और नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएंगे। अगर किसी चैप्टर में आपकी नॉलेज भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है, तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आए तो ये एबीसीडी मेथड है। जितने ज्यादा चैप्टर ए में लाइक करेंगे मार्क्स उतने बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा चैप्टर डी में लाइक करेंगे मार्क्स नेगेटिव की तरफ उतने ज्यादा आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में कितना टाइम स्पेंड करते हो, किस तरह से उनको मैनेज करते हो। आफ्टर एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं करते ये जरूर किया करो आफ्टर एग्जाम। टेस्ट एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस, इसका मतलब समझाता हूं पहले मैं जाने से आगे बढ़े। टेस्ट और माइक्रो लेवल एनालिसिस, मान लो आपने पीडब्ल्यू में एक टेस्ट दिया एंड लेट्स से वो टेस्ट केमिस्ट्री का ही है और आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 10 क्वेश्चंस में आपने क्या किया कि 4 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, 2 क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हैं और 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। तो आप ना एक नोटबुक लो, उसके ऊपर टेस्ट नंबर लिखो, नीचे चैप्टर का नाम लिखो, करेक्ट, इनकरेक्ट, लेफ्ट, ये तीनों अपने नोट कर लो। उसके नीचे क्या करोगे, सबसे पहले जो लेफ्ट वाले क्वेश्चन थे उनको देखो कि यार अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन आया था और मैंने छोड़ा, नोट डाउन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल छोड़ दिया। फिर आप देखो बेल्मर स्पेक्ट्रम थ्योरी या बोर एटॉमिक मॉडल क्वेश्चन में आपने गलती की, नोट डाउन, बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने गलती की। तो जब आप एक टेस्ट को ऐसे नोट डाउन करते ना तो आपकी समझ में आता है अच्छा ये वो टॉपिक है जिसके क्वेश्चन में छोड़ के आया, ये वो टॉपिक है जो मैं गलत कर रहा हूं, ये वो टॉपिक है जो मैंने सही किए। अब जो छोड़ के आया सोचो कि क्यों छोड़ा, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, या मेरे को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, या मुझे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, क्वेश्चन भी समझ आया बट मुझसे हुआ नहीं। अगर हुआ नहीं तो प्रैक्टिस की कमी है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, और अगर आपने फिर भी आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मे बी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। तो आइडेंटिफाई यूर वीक पॉइंट कि आपने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों छोड़ा। तो जब आप ऐसी डीप एनालिसिस करोगे ना हर एक टेस्ट के बाद, तब एक्चुअल में उस टेस्ट का पर्पस फुलफिल होगा। ये एनालिसिस नहीं हुई तो टेस्ट जो दिया ना वो वेस्ट ऑफ टाइम था।
तो वो टाइम मैनेजमेंट में सबसे नेगेटिव में काउंट होते हैं। तो एनालाइज यूर टेस्ट, हर एक टेस्ट को एनालाइज करो, देखो यार ये गलती की, ये नहीं किया, ये छोड़ के आ गया मैं, ये मुझे आता ही नहीं था। तो फाइंड आउट दैट एलिमेंट, फाइंड आउट दैट मिस्टेक जो आप करते हो, और वो एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्ट करता है और आप उसको देख पाते हो। फाइन, अब आते हैं अगले पार्ट में जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो है अनप्लैन्ड विजिट। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है? मेरे हिसाब से इसका एक ही आंसर है, से नो। आपके घर वाले बोलेंगे आज शादी में जाना है, नहीं जाना। आपके घर वाले कहेंगे यार आज घर में पेंट हो रहा है, आज पढ़ाई बंद कर दे, तो कोशिश करोगे कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढ लेना। फिर भी अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, कई बच्चे बीमार हो गए, कछुआ, तो क्या करोगे? से यस ओनली व्हेन यू हैव ए बैकअप प्लान। आपको पता है यार 3 दिन में क्लास मिस करने वाला हूं, 3 दिन मेरी पढ़ाई नहीं होने वाली है, तो उन 3 दिनों में ये टॉपिक होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, इसका क्या बैकअप प्लान है मेरे पास? बिना बैकअप प्लान के सिंपली हाँ बोलना बिल्कुल भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। और जब इस टाइप की चीजें होती हैं तो हमें समझना चाहिए यार हमारा तरीका सही नहीं है। और ये तरीका कहां से आएगा? आपके अंदर से। मेरे बोलने से, पेरेंट्स के बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ये अंदर से अगर आना शुरू हुआ ना, सब चीजें सही हो जाएंगी। एक बार ला के देखो। तो प्लानिंग का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनप्लैन्ड विजिट को नो बोलना सीखो, और यस बोलते भी हो तो बैकअप प्लान के साथ बोलो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 4 पार्ट। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि टाइम को आप इन जहां जहां स्पेंड करते हो वहां वहां कैसे एक्चुअल में स्पेंड करना चाहिए, राइट? अब आते हैं कि हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइम अवेयरनेस। हमेशा याद रखो, बिगिन विथ एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है? आपने एक चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ, आपको मजा आ रहा है, करेक्ट? तो होता क्या है कि जब हमें कोई चैप्टर में मजा आता है तो हम बहुत आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, तो हम एंड वेंड भूल जाते हैं। ये भी गलत है। एक्चुअल में वो पढ़ाई नहीं है, बल्कि वो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है जिसका इंपैक्ट आएगा। तो याद रखना, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता है कि इस टॉपिक में एलोकेटेड टाइम मेरा कितना है, इतनी टाइम तक मैं पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता। ऑल्दो अगर मैं टाइम दूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें और पढ़ने के लिए हैं। तो एंड विथ टाइम हमेशा याद रखना। नो योर वर्कलोड। हर वीक का वर्कलोड आपको पता है कि इस वीक में ये चीजें होंगी, ये मुझे कंप्लीट करना है। एक वीक का वर्कलोड भी अगर इधर से उधर हुआ तो आगे प्रेशर बिल्ड होगा, जो फिर सेम कमेंट जो आ रहे थे कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो वर्कलोड को समझना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बोर्ड आपको पूरा टाइम देना है। एंट्रेंस एग्जाम, जेई है, नीट है, फुल टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। को करिकुलर एक्टिविटी को थोड़ा कम कर सकते हो तो करना चाहिए, उसका टाइम थोड़ा ऊपर के 2 पार्ट में दे दो। पीडब्ल्यू के अलावा कोई भी ट्यूशन जाते हो तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ट्यूशन से फायदा नहीं होगा। एक चीज आपने पकड़ी है कि पीडब्ल्यू की क्लासेस, उसके मॉड्यूल, सिर्फ इसको अच्छी तरह से सिंक करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अवॉइड ट्यूशंस। तो फ्रेगमेंट योर लोड इन टाइम यूनिट। जो भी आपका टाइम यूनिट है उसमें अपने लोड को डिवाइड कर लो, करेक्ट? अब आते हैं हम अगले पार्ट में, और वो है कि इन सब चीज को करने का स्मार्ट वे क्या है। SMART। एस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आते हैं स्पेसिफिक वाले में। प्रायोरिटाइज करना एक इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आज आपके लिए क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, आपके क्रिकेट का एक फाइनल मैच है, तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पीडब्ल्यू का एक टेस्ट है, वो अर्जेंट है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का डिसीजन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं नहीं कुछ बता रहा। तो आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को क्लासिफाई करना है, अपने गोल से उसको ओरिएंट करना है, और ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब शायद वो इफेक्टिवनेस बाहर निकलेगी जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है? तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, और वो है मेजरेबल। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं इसको बहुत आराम से बताता हूं। एक रूल है, पेरिटो रूल। अब इसका क्या मतलब है ये समझना, और शायद मैं इसको आपको विजुअलाइज भी कराना चाहूंगा। 80-20 रूल क्या है? हैव यू रियलाइज, कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हो, आपने बुक खोला एंड आप 7 to 8 आवर तक पढ़ते चले गए, और देन आफ्टर द एंड ऑफ द 8th आवर यू रियलाइज कि यार मैंने 8 आवर में किया क्या है, मेरे को कुछ आउटपुट सा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय तो बहुत सारी चीजें और भी कर रहे थे। आपने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा समझा, फिर आपने सब्जेक्ट बदल लिया, फिर थोड़ा यूट्यूब देख लिया, फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया तो जरूरी है वो भी देख लिया, व्हाट्सएप भी खोल लिया। ऐसे करते कराते आप 8 घंटे तक स्पेंड कर गए।
तो ये रूल ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करते हो ना, वो आपके उस 20% से वो 80% अचीव कर लेते हो जो फोकस्ड था। कहने का मतलब है आप 8 घंटे की जगह 2 घंटे फुल फोकस के साथ जो कॉन्सेप्ट मैं अभी समझा रहा था आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ोगे तो वो 80% रिजल्ट आएगा। अभी 20% वाला टाइम आप कितना खींच पाओगे, रिजल्ट उतना इंप्रूव होता जाएगा। टाइम को नहीं खींचना, वो फोकस स्टडी को खींचना है कि हमने ये चीज पढ़ी है, मन लगा के दिल लगा के उसको बड़ा करना है। हमारे टाइम को बड़ा करके कुछ नहीं होगा क्योंकि वो यूजलेस टाइम होता है। तो ये जो फोकस स्टडी है, ये आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं और आप इसको रियलाइज भी करते हो। तो इस चीज को जिसको हम फोकस स्टडी कहते हैं उसको हमें एलोंगेट करना है, ना कि अपने आवर्स को बढ़ाना है। तो अगर आपने अपने 20% जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलता है उस 20% को हिट किया ना, तो सारी बात बदल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है 80 और 20 रूल को समझना और अकॉर्डिंगली उस पर काम करना। अब आते हैं टाइम कंजर्वेशन, जो शायद उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार ये कहते हैं कि मेरा बायो अच्छा है, मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री में ये फिजिकल वाला पार्ट बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है कि अगर आपके 4 चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आने हैं तो इन चारों के लिए टाइम कांस्टेंट है। आपको ए पसंद है, ए में आपने टाइम ज्यादा दिया तो बी सी डी में कम मिलेगा। टाइम कंजर्वेशन तो सब समझ गए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर को एलोकेटेड टाइम मिले। फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर को ज्यादा टाइम देना कोई फायदा नहीं। आप बायो में चैंपियन बन गए, आपको फिजिक्स कम आती है तो आपके मार्क्स नीचे आ जाएंगे, तो उस बायो के चैंपियन बन के भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इट इज बेटर कि हम प्रॉपर टाइम एलोकेशन करें, अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, उसको ऐसे टाइम मैनेज करें कि वीक पॉइंट हमारा स्ट्रेंथ बन जाए। तो वो इंपॉर्टेंट है और टाइम कंजर्वेशन को अपने दिमाग में रख करके पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रियलिटी चेक, जो कि इंपॉर्टेंट है, शायद आप कम करते हो। रिकॉल मेनी प्रॉब्लम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है, रिकॉल से ज्यादा अच्छा मैं ये बोलूंगा कि मान लो आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो और आपने एक राउंड पढ़ा, फिर आप क्या करो कि ईयर 2022 से 2018 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो रट्टा मार लो। वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जब आप याद करते हो ना उसके बाद दोबारा उसी चैप्टर को पढ़ो तो आपके पढ़ने के तरीके बदलेंगे। क्योंकि अब आपको पता है यार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं आता, इतने डिफिकल्ट नहीं पूछते, इतने इजी नहीं पूछते, ये थ्योरी से पूछते हैं, ऐसा पूछा गया था। तो वो एक पैटर्न बनता है, सिलेबस की बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो अगर 10-12 क्वेश्चन आप याद कर लेते हो और उसके बाद दोबारा चैप्टर को पढ़ते हो तो वो अप्रोच बदलते हैं। तो इसलिए रिकॉलिंग के साथ साथ उन चैप्टर को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू लिस्ट द की नोट ऑफ टॉपिक, सब टॉपिक जो है उनको जरूर से नोट डाउन करो। फाइन। इवेल्युएट वीकली एफर्ट। हर वीक में अपने एफर्ट्स को सेल्फ इवेल्युएट कर, सेल्फ टेस्टिंग इसको हम कहते हैं। यार इस एक हफ्ते में मैंने ये चीजें अचीव की, ये मेरा टारगेट था, ये नहीं कर पाया, अगले हफ्ते मुझे ये नहीं करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें देखना है। सीपेज ऑफ टाइम, आप बहुत सारा टाइम वेस्ट भी करते हो, तो इसलिए जरूरी है कि 3 कॉन्जुकेटिव वीक का एक टाइम टेबल बनाओ और एक टाइम टेबल वो बनाओ जो आपने किया। टाइम टेबल तो आप हमेशा बनाते हो कि हम ये पढ़ेंगे, ये टाइम टेबल भी देखो कि हमने उस वीक क्या क्या किया, क्या छोड़ा, क्यों लास्ट वीक मैंने ना ये टॉपिक पढ़े थे, इतने क्वेश्चंस किए थे, देन यू रियलाइज अच्छा इतना ही हुआ पूरे वीक में, तो आपको पता चलेगा कितना सीपेज ऑफ टाइम था। तो ये जो रिजल्ट होते हैं हमारे वीक के, वो आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना कि कहां पे हम वेस्ट कर रहे हैं, तभी अगले हफ्ते में वो नहीं होगा, नहीं तो वो वीक टू वीक रिपीट होता चला जाता है। फाइन। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में, व्हाट मेक्स यूर लाइफ 100%। तो इसके लिए मैं एक तरह का क्विज है, ये लाइव होता तो ज्यादा मजा आता, बट चलो रिकॉर्डेड में समझाता हूं। ए को मैंने 1 लिखा है, बी को मैंने 2 लिखा है, सी को मैंने 3 लिखा है, ऐसे मैं जेड को 26 ले रहा हूं, 1 से लेके 26 लेटर के 26 नाम। अगर मैं हार्डवर्क की बात करूं या स्किल, किसी बच्चे की देखी आपने स्किल बहुत अच्छी होती है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल, तो S19 K11 I9 इनको ऐड करो, देखो 82 पॉइंट आते हैं स्किल के। सेकंड होता है नॉलेज, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी है तो अगर आप नॉलेज को ऐड करोगे 96 होता है। हार्डवर्क 98 होता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों 100% नहीं है। एक ऐसी चीज है जो इन तीनों से ऊपर है, जो 100% बनती है, और वो है एटीट्यूड। किसी बच्चे के अंदर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो वो ये तीनों अचीव कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों है और एटीट्यूड नहीं है, तो ये 3 होके भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस एटीट्यूड को उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, जहां से हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और मुझे 100% बिलीव है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस सेशन के बाद कम से कम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव लाएंगे और अच्छी तरह से मेहनत करेंगे।
मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, द आई कैन डू एटीट्यूड। बच्चों ये याद रखना, आपकी जो एज है उसमें आप कुछ भी चाहो कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, बट एक टाइम में एक ही चीज कर सकते हो। आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, आप अच्छे स्विमर बन सकते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में एक ही चीज कर सकते हो। सब कुछ करने की कोशिश मत करो। यू कैन डू एवरीथिंग इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप अच्छा खेल सकते हो, लेकिन वो खेलना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा पढ़ सकते हो, तो पढ़ना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू मे नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। आप सब कुछ कर तो सकते हो, सब में चैंपियन बन जाओ जरूरी नहीं। हर बच्चे का अपना फोटे होता है। कुछ बच्चे किसी चीज में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज में अच्छे होते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना ये एक इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी ए लिमिटेशन। सब कुछ करने के पीछे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जो आपको अपनी लिमिटेशन पता है। फाइनली, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू नीड टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कहने का मतलब क्या है? आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो इस सेशन को देखने के बाद जो चीजें मैंने आपको बताई, उसके बाद आप अपने आप को चेंज करोगे, यह आपका एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और आप अपने अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाओगे। तो अगले हफ्ते 15 डेज के बाद मैं फिर से आपसे मिलूंगा, पूछने के लिए कितने बच्चों ने अपने अंदर ये चेंजेस लाए और कितने अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।